students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter which is soil. इस चैप्टर में हम soil यानी कि मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं. State any two uses of following natural resources. अब आपको यहाँ पे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज दिए गए हैं, उनके आपको दो यूजेस बताने हैं. जैसे सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी आपके किस किस काम आती है? लोग सोलर एनर्जी को सोलर कुकर्स में भी इस्तेमाल करते हैं. सोलर एनर्जी से आपके लाइट वगैरह भी जनरेट की जाती है. एयर का क्या यूज़ है? एयर सबसे पहले तो हम उससे सांस लेते हैं, ब्रीदिंग में हेल्प करती है, और एयर जो है ये प्लांट्स में भी यूज़फुल होती है. वाटर, कोल, इनके भी आपको दो यूजेस बताने हैं. Soil is a really important thing in nature. It's where forest, crops, grass and bushes grow. When you pull a plant out of the ground, you can see bits of soil stuck to its roots. Soil जो है बहुत important होती है हमारे लिए और जितने भी आपके plants हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा useful होती है. कैसे? कभी आप किसी plant को निकाल करके देखो, उसे उखाड़ के देखो, तो आप देखोगे उसके जो जड़ें हैं उसमें आपको मिट्टी भी चिपकी हुई नज़र आएगी. तो ये जो मिट्टी होती है ये प्लांट को हेल्प करती है उसके फोटोसिंथेसिस में. मतलब उसमें से जो मिट्टी में से जो मिनरल्स होते हैं, जो वाटर होता है, वो प्लांट के दूसरे भागों तक पहुंचाया जाता है. The roots take in water and nutrients from the soil to help the plant grow. Trees have a big bunch of roots that go really deep into the ground. अब ये जो रूट होती है डिपेंड करती है प्लांट टू प्लांट पे. छोटे प्लांट्स की छोटी रूट होती है, बड़े बड़े ट्रीज़ की बहुत ही बड़ी फैली हुई रूट्स होती है. हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? सॉइल कैसे बनती है? हैव यू एवर वंडर्ड हाउ सॉइल इज मेड? वेल, ऑन द surface of the earth there are different types of rocks. Over time these rocks get worn away by things like wind, water, heat and cold. This wearing away process is called weathering and it happens very slowly. Eventually the rocks break into smaller pieces like stones, pebbles, sand and soil particles. तो आपने कभी सोचा है कि सॉइल बनती कैसे है? तो आपने ध्यान दिया होगा अर्थ की जो सरफेस है वो काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ रॉक से घिरी हुई है. यहाँ वहाँ पे हमें बहुत सारे रॉक्स जो है देखने को मिलते हैं. फिर इनमें ओवर द टाइम रॉक्स में जो होता है उनमें क्रैक्स देखने को मिलते हैं. प्रेशर वगैरह पड़ता है तो ये टूटते हैं. हीट वगैरह से, कोल्ड वगैरह से, वाटर, विंड से इनमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं. मतलब ये और ज़्यादा छोटे पीसेस में ब्रेक होती है जिसे हम वीदरिंग कहते हैं. धीरे धीरे ये एक रॉक से धीरे धीरे सैंड का रूप ले लेती है. If you look at a hill slope nearby, you will see pieces of rock, pebbles and big sand particles spread out in that area. These have broken off from the hard rocks there. The soil in that area is eventually made from these broken rock pieces. Since soil is made from rock, it usually contains all the elements that are found in rock. अब सॉइल जो है रॉक से बनी है इसलिए इसमें सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो रॉक्स में होते हैं. Now soil profile. Have you ever watched someone dig a well or a big hole in the ground? If you have, you might have noticed that different types of soil comes out of the same hole. You can easily see the different types of soil on the walls of a newly dug hole. Take a close look at a figure which shows how soil is arranged underground. अब सॉइल का अरेंजमेंट कैसे होता है, सॉइल प्रोफाइल कैसे होती है, ये इस पिक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा. जो ऊपर वाली लेयर होती है उसे ऑर्गेनिक लेयर कहा जाता है. इसके बाद आपकी टॉप लेयर होती है टॉप सॉइल की, जिसमें आपके मिनरल्स एंड ह्यूमस होते हैं. इसके बाद आपके एलुविएशन सॉइल होती है, लेयर होती है जिसमें आपके मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं. बीच में सब सॉइल होती है. उसके बाद पेरेंट रॉक, इसके बाद बेड रॉक. Usually there is a dark layer of soil just below the surface called topsoil. जो टॉप सॉइल होते हैं उसके नीचे की जो मिट्टी होती है वो कलर में डार्क होती है एज कम्पेयर टू द टॉप सॉइल. द क्वालिटी ऑफ द सॉइल डिपेंड्स ऑन हाउ thick this upper layer is. If you examine it closely, you will see that this layer contains decomposed grass, leaves, roots and other organic matters called humus. The plant roots spread out in this layer and absorb minerals and salts from it to grow. तो आपकी जो लेयर होती है इसको आपने अगर डिटेल में एग्जामिन किया होगा तो इसमें आपने देखा होगा इसमें डेड पार्ट्स होते हैं एनिमल्स के और ग्रास के या फिर आपकी पत्तों के जो नीचे की तरफ दब जाते हैं. प्लांट रूट जो होती है ये इसी जो लेयर होती है उसकी तरफ स्प्रेड होती है ताकि उससे मिनरल्स एंड वाटर्स ले सके.
You can conduct a simple experiment to find out if soil contains humus. Take a spoonful of a top layer of soil and put it in a glass of water. Stir it around. You will notice that some of the soil settle at the bottom while some remains floating. Take a careful look at the floating portion. That's the humus. अगर आपको जानना है कि हमस क्या होती है तो आपको उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना है. आपको एक मिट्टी जो है वो लेनी है एक जार में, ठीक है. उसके बाद आप इसको पानी से भर देंगे. थोड़ी देर के लिए आप उसको स्टर करके छोड़ देंगे. आप देखेंगे जो मिट्टी के जो हैवी पार्ट्स हैं, जो रॉक्स वगैरह हैं, वो नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर एक लेयर जो है बन जाएगी जो कि आपकी फ्लोट कर रही होगी. यही आपकी हमस कहलाती है. Underneath the topsoil there is another layer called the subsoil. This layer of soil is lighter in color and harder compared to the topsoil. It contains very little humus. Below the topsoil there is an increasing amount of broken pieces of rocks in the soil. These pieces have formed when hard rocks breaks apart. Over time these fragments break down into small particles creating soil. The hard rock that lies beneath this layer is called the parent rock. It takes a very long time for soil top from the withering of this parent rock. इसके बाद टॉप सॉइल के नीचे की तरफ एक और लेयर होती है जिसे सब सॉइल कहा जाता है. ये लेयर जो होती है सॉइल की ये लाइटर होती है कलर में और ये हार्डर मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू टॉप सॉइल. ठीक है, इसमें आपकी लिटिल हमस होती है, मतलब जो हमस की मात्रा टॉप सॉइल में होती है एज़ कम्पेयर टू जो हमस की मात्रा होती है वो सब सॉइल में कम होती है. बिलो टॉप सॉइल यहाँ पे आपके इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ब्रोकन पीसेस मिल जाएंगे रॉक्स के जो कि सॉइल में मिक्स होते हैं. ये जो पीसेस होते हैं ये हार्ड रॉक्स से बने हुए होते हैं, मतलब हार्ड रॉक्स जो होती हैं ये जब टूटती हैं तो फिर ये जो रॉक्स हैं पीसेस वो बनते हैं. Landform and soil. Soil doesn't always stay in the same location as the rocks it come from. Rivers, streams and winds can carry soil of different places. That is why you can find a thick layer of soil in valleys where rivers flow but only a thin layer on hillside. So the soil you find in an area might not have been made from the rocks there. It could have been brought from somewhere else. अब आपके जितने भी जगह हैं, रेगिस्तान ले लो या कोस्टल एरिया ले लो, हिली एरिया ले लो, प्लेन एरिया ले लो, इनमें जो रॉक का मटेरियल होता है या रॉक का जो पार्ट होता है वो एक दूसरे से अलग होता है. उसका टेक्सचर आप ले लो, कलर में ले लो, साइज़ में ले लो, या किसी भी चीज़ में ले लो, वो एक दूसरे से अलग ही पाई जाएगी. Reed mold soil is like a little city underground. There are worms, ants, beetles and even microscopic bacteria and fungi. These creatures help break down dead leaves and plants into compost, which is like a natural fertilizers for the soil. तो सॉइल जो है ये छोटा सा एक अंडरग्राउंड सिटी के तौर पे भी काम करता है. मतलब सॉइल के अंदर आपको बहुत सारे जीव जंतु जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे. हालांकि वो दिखते नहीं है लेकिन ये सॉइल के अंदर ही रहते हैं और ये डेड लीव्स और डेड प्लांट्स को खाते हैं और उनको कंपोस्ट में, खाद में कन्वर्ट करते हैं. If you take a tour of a village, you will notice that different areas of the village have different types of soil. This village had a rocky area on one side and a river nearby. When we examined the soil near the river, we found that it wasn't sticky and had a mixture of clay soil and sand. The type of soil is called loamy soil. The farmers told us that the river deposits this soil when it floods the surroundings during the monsoons. It's clear that this soil near the river has been brought from somewhere else. Looking at the crops growing on this soil, we realize that it must be fertile and suitable for farming. तो अगर आप विलेजेस वगैरह में जाओ, आपने वहाँ पे देखा होगा विलेजेस वगैरह जो हैं वो नदियों के पास बसे हुए होते हैं. तो यहाँ पे विलेजेस में जो होती हैं वो रॉकी एरियाज माना जाता है एक साइड में, और दूसरी साइड में इनका रिवर एरिया होता है. तो आपने सॉइल को एग्जामिन किया होगा रिवर के आसपास. ये थोड़ी सी स्टिकी होती है और मिक्सचर होता है इसमें क्ले का और सैंड का. ये जो आपकी सॉइल होती है इसे लोमी सॉइल कहा जाता है और फार्मर्स इसे यूज़ करते हैं काफ़ी सारे फसलों की खेती के लिए. As we walked towards the rock area, we saw broken pieces of rock scattered all around. There was some soil among these rock fragments, and it was sandy and coarse. It seemed that the rainwater has washed away the finer soil particles, so the soil deposit there is very thin.
We couldn't see any crops on this land, although we could see the remains of some millet crops that were harvested after the rain. The farmers told us that this soil cannot support a crop every year, so they have to leave it unused every well. You may have read about similar soils in Pahawadi village in the hills. In the flat area of the village, the soil is different. It is not as coarse and sandy as in the rock area or as loamy as near the river banks. The soil here is made of fine-grained clay. It is fertile and rich in humus, making it suitable for crops like wheat to grow well. अब आपने देखा होगा कुछ जो मिट्टी होती है वो रेन वाटर के द्वारा बह करके दूसरे इलाकों में चली जाती है, और ये जो सॉइल होती है ये डिपॉजिट हो जाती है किसी भी फर्टाइल एरिया में, जो कि वहाँ के लिए खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है. फार्मर्स जो होते हैं ये इस सॉइल को यूज़ करते हैं अपनी खेती के लिए. All soils are made up of 4 main substances. The proportion of these substances can vary in different soils and they are classified accordingly. If a soil has a higher proportion of sand, it is called sandy soil. If it has a high proportion of very fine clay, it is called clay soil. If it consists mostly of large grain particles and clay, it is called silt. When the proportion of sand, clay and silt is equal, it is called loamy soil. तो सॉइल जो होती है 4 मेन सब्सटेंस से बनी होती है. जो प्रोपोर्शन होता है इन सब्सटेंस का वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है. ठीक है. सॉइल अगर उसमें आपका प्रोपोर्शन सैंड का हाई माना जाता है तो सैंडी सॉइल कहलाती है. अगर इसमें हाई प्रोपोर्शन ऑफ फाइन क्ले माना जाता है तो ये क्लेई सॉइल कहलाती है. अगर इसमें आपके लार्ज ग्रेन पार्टिकल्स क्ले के मिल जाते हैं तो ये सिल्ट कहलाती है. और अगर इसमें सैंड, क्ले, सिल्ट सबके इक्वल पार्ट माने जाते हैं या मिलते हैं तो ये लूमी सॉइल कहलाती है. अब हम बात करते हैं सॉइल इरोजन की. आफ्टर इट रेन्स, इफ़ यू लुक एट फील्ड्स यू कैन सी स्मॉल चैनल्स ऑन द ग्राउंड. सिमिलरली, इफ़ यू वॉक अलोंग अ रिवर you can see many of these channels or gullies where water flow during and after rainfall. These channels can remove soil from the land and carry it to the rivers. This creates deep cuts in the land. It is called soil erosion or the washing away of soil by water. Soil erosion can also happen because of other factors like winds. Water can blow soil away. Soil erosion is very harmful because it leads to the loss of fertile soil. Remember, this soil settles down in riverbeds and increase the risk of floods. अब सॉइल इरोजन जो होता है किस वजह से होता है? ज़्यादातर ये बारिश की वजह से होता है, क्योंकि बारिश की वजह से जो मिट्टी की ऊपरी लेयर होती है वो बह जाती है, पानी के साथ बह जाती है, फिर ये रिवर्स वगैरह के किनारे पर इकट्ठा हो जाती है. इसके साथ साथ आपने देखा होगा जब बहुत धूल बड़ी आंधी चलती है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जो विंड होती है वो अपने साथ मिट्टी की ऊपरी लेयर उड़ा करके ले जाती है, जिससे सॉइल इरोजन होता है. मतलब ऊपर की जो लेयर होती है वो हवा के साथ, पानी के साथ दूसरी जगह जा कर के बह जाती है. Conserving soil, what can we do to stop soil erosion? Take a close look at the gullies where the soil has been eroded. You will notice that the roots of grass, plants, etc. hold into the soil. They basically stick the soil together and prevent it from being washed away or blown away by the wind. अब आप सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? आप कैसे सॉइल इरोजन को स्टॉप कर सकते हैं? तो अगर आपने देखा होगा गलीज में अपने, तो यहाँ पे जो सॉइल जो इकट्ठा हुई है, जो इरोड होके आई है, उसमें आपने रूट्स ऑफ ग्लास एंड प्लांट्स भी देखे होंगे जो बेसिकली उस सॉइल के साथ चिपके हुए होते हैं. When there is no vegetation, soil erosion tends to happen more. That's why people plant trees or grow grass in areas that are heavily affected by soil erosion. You might recall from your previous lessons that people in Indonesia create terraced fields to save water and soil on hilly slopes. This technique can also be used in regular fields. If a farmer raises the boundaries of their field, water will collect in the fields and slowly soak into the soil instead of quickly flowing away with the soil into the rivers. In fact, on sloping field, this method even helps to increase the depth of the soil. अब इसको कैसे कंजर्व किया जाता है? तो आपने हिली एरियाज़ में देखा होगा जो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो ऊपरी लेयर है या जो ऊपरी पानी है अगर वो बहकर नीचे भी आ जाता है तो नीचे वाले खेत में आकर रुक जाए. अगर और नीचे भी जाता है तो और नीचे वाले खेतों में जाकर उसकी मिट्टी जो है जमा हो जाए. इससे क्या होगा, खेतों को ही राहत मिलेगी, खेतों को ही एक सॉइल जो है वो मिलेगी.
Brainstorm implement terrace farming techniques to reduce soil erosion on sloping terrain. This method involves creating flat horizontal platforms with retaining walls to slow down water runoff and prevent soil from being washed away. It helps maintain soil fertility and reduce the need for harmful agriculture practices. तो जो टेरेस फार्मिंग टेक्निक है उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन रिड्यूस होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका जो ऊपर की लेयर है, जो ऊपर वाले खेत का जो पानी है, अगर उसमें मिट्टी भी जमा है तो वो मिट्टी जो है दूसरे खेत में जा कर के इकट्ठा होगी। तो ये जो मेथड है इसमें आपके फ्लैट्स हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म्स वगैरह बनाए जाते हैं जिससे आपके जो सॉइल इरोजन है उसको स्टॉप किया जा सके। Brushing up the rocks that worn away by things like wind, water, heat and cold. Eventually the rocks break into smaller pieces like stones, pebbles, sand and soil particles. When the proportion of sand, clay and silt is equal, it's called loamy soil. If it consists mostly of large grained particles and clay, it is called silt. If it has a high proportion of a very fine clay, it's called clay soil. If a soil has a higher proportion of sand, it's called sandy soil. Soil erosion can happen due to the washing away of soil by water. Soil erosion can also happen because of other factors like winds, which can blow soil away. तो इस चैप्टर में हमने सॉइल के बारे में पढ़ा, सॉइल कैसे बनती है और प्रोपोर्शन क्या है सॉइल का, ठीक है, और कैसे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं टेरेस फार्मिंग वगैरह करके। सो चिल्ड्रन, अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिस सेशन पे। प्रैक्टिस नाउ। Take the correct answer. How is soil formed? Through the growth of plant and tree, by the accumulation of water and nutrients, by the weathering of rocks over time, through the process of decomposition. तो कैसे आपकी सॉइल बनती है? सॉइल बनती है आपकी by weathering of rocks over time. इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे और सही आंसर पे टिक लगाएंगे। Fill in the blanks. Soil particles and dash soil are large, allowing water to pass through easily. तो यहाँ पे आप लिखेंगे सैंडी सॉइल। मैच द फॉलोइंग। अब आपके यहाँ पे कुछ सॉइल्स के नाम दिए गए हैं, आपको मैच करना है कि वो सॉइल जो है वो कैसी होती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? तो आपको बताना है सॉइल कैसे बनती है। तो सॉइल जो है बनती है बाय वीदरिंग ऑफ रॉक्स, और इसमें आपका बहुत सारा टाइम लगता है। मतलब ये जो प्रोसेस है ये आपका काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, बहुत सालों का इसमें टाइम लगता है। फिर उसके बाद जो रॉक्स होती हैं उनको जब प्रेशर मिलता है, हीट मिलती है या वेदर चेंज होता है, उसकी वजह से उनके प्रेशर से जो रॉक है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होती है जिससे सैंड बनती है। Dig further critical thinking. If you could create a new type of soil, what would it be like? What color, texture and properties would it have? How would plants benefit from this special soil? अगर आपको एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल क्रिएट करने का मौका मिले तो वो सॉइल कैसी होगी, उसका कैसे आप टेक्सचर डिसाइड करेंगे, कलर कैसा रखेंगे, प्रॉपर्टीज़ कैसे रखेंगे, ये आपको बताना है। Fun time problem solving. Why do different plants grow better in different types of soil? Think about the characteristics of different soil type and how they affect the growth of plant. अब आपको बताना है कि जो अलग अलग पौधे होते हैं या अलग अलग जो आपके फसलें होती हैं वो कैसे अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल में उगती है। Do something good, life skills and value. Imagine you are planning to plant a garden. You have different types of soil to choose from, such as sandy soil, clay soil and loamy soil. Which type of soil would you select for your garden and why? Think about the need of plants and how different soil types can help them grow. Explain your choice and how it will benefit your garden. अब आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है ताकि आप एक गार्डन जो है वो प्लान कर सको। फिर यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल का इस्तेमाल करना है और फिर आप बताएंगे कि कौन से सॉइल आप यूज़ करेंगे अपनी छोटे से गार्डन बनाने में या फार्मिंग करने में। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.